हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, जो क्लास 12 के अंदर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर बायोलॉजी दोनों में है, उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो थोड़ा सा इसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। यह जो है वो बायोलॉजी की एक नवीनतम शाखा यानी कि ब्रांच है, जिसके अंदर अपने जो सूक्ष्म जीव होते हैं या इन सूक्ष्म जीवों से जो अपने को उत्पाद प्राप्त होते हैं, प्रोडक्ट्स जो प्राप्त होते हैं अपने को, उनका उपयोग हम करते हैं मानव कल्याण के लिए। इस जो शाखा को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि सूक्ष्म जीव या उनके उत्पादों का जो उपयोग है, ये हम मानव कल्याण के लिए और मानव के लिए उपयोगी सामग्री बनाने के लिए जो यूज करते हैं, इस शाखा को बोला जाता है बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। अब ये बायोलॉजी की एकदम न्यू शाखा है और इसके अंदर हम सूक्ष्म जीव उत्पाद, इनके जो उत्पाद बनते हैं, इनका उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं, जैसे कि मेडिकल लाइन में, एग्रीकल्चर लाइन में। अब मेडिकल लाइन में जैसे कि बहुत सारी जो एंटीबायोटिक्स बनाते हैं अपने, या जो भी वैक्सीन बनाते हैं, एंटीवायरस जो भी है। और एग्रीकल्चर लाइन में जैसे कि नए नए जो हाइब्रिड बीज बनाते हैं, या उच्च उत्पादन क्षमता के लिए जो बीज बनाते हैं, या जो कीटनाशक वगैरह बनाए जाते हैं, वो इसी प्रोसेस से बनाए जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से। और एक जो किण्वन जो होता है, लिस्ट द्वारा किण्वन, वो भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो पढ़ा जाता है। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी की अपने को थोड़ी सी डेफिनेशन मिलती है, वो ये मिलती है कि सूक्ष्म जीव और सूक्ष्म जीवों के जो उत्पाद है, उनका उपयोग हम मानव कल्याण के लिए करें, तो इस शाखा को बोला जाता है जैव प्रौद्योगिकी। ये जो शाखा है वो EFB ने दी थी। ये एक यूरोपियन फेडरेशन है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसने इसकी परिभाषा दी थी कि सूक्ष्म जीव या इनके जो उत्पाद है, उनका उपयोग हम अगर मानव कल्याण के लिए करते हैं, तो इसको बायोटेक्नोलॉजी बोला जाता है। अब इस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर मेन जो होता है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम दो चीज पढ़ते हैं, एक तो जीन क्लोनिंग और एक पढ़ते हैं अपने को रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये दो पढ़ा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी में। एक तो जीन क्लोनिंग पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी कि पुनर्योजी डीएनए तकनीक। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जीन क्लोनिंग से कि जीन क्लोनिंग क्या होती है। तो जीन क्लोनिंग समझने से पहले हम ये वर्ड समझेंगे कि ये जो जीन है वो क्या होता है। तो ये जीन अपने जो मानव डीएनए या कोई भी जंतु पादप किसी का भी डीएनए का वो भाग है जो कोई ना कोई स्पेसिफिक प्रोटीन बनाए। ये मान लो कोई डीएनए, मानव डीएनए मान लो, और इसके अंदर ये कोई डीएनए का भाग है और ये कोई प्रोटीन बनाए, तो इस डीएनए के भाग को प्रोटीन बोलेंगे। सारे डीएनए के भाग जीन नहीं होते। जो जीन या दो डीएनए का भाग कोई प्रोटीन बनाएगा उसे बोलते हैं जीन। और इस जीन की बहुत सारी कॉपीज बनाना, प्रतियां बनाना है, इसे बोलते हैं जीन क्लोनिंग। एक जीन की बहुत सारी सेम कॉपीज क्लोन बनाने हैं अपने को जीन के, उसे बोलते हैं जीन क्लोनिंग। अब जीन क्लोनिंग जो है वो अपने जो गुणसूत्र होता है, जिसे अपने क्रोमोसोम बोलते हैं, वो डीएनए का बना होता है। और अगर अपने इस गुणसूत्र से अलग किए हुए डीएनए या जीन से क्लोनिंग करवाएं तो वो क्लोन नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर रेप्लिकेशन नहीं होगी। रेप्लिकेशन नहीं होने की वजह ये होती है कि ये जो अलग किया हुआ जीन या डीएनए होता है, इसके अंदर ओराई साइट नहीं होती, ओराई स्थल नहीं होते। ओराई स्थल का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर ये ओराई स्थल एब्सेंट होते हैं तो वहां रेप्लिकेशन नहीं हो पाती। अगर रेप्लिकेशन नहीं होगी तो जीन क्लोनिंग नहीं होती। तो गुणसूत्र से अलग किए हुए जीन के अंदर जो है वो रेप्लिकेशन या क्लोनिंग नहीं होती। तो इसके अंदर अब जीन के लिए क्लोनिंग करवानी है, तो इसके लिए अपने को क्लोनिंग वेक्टर चाहिए। क्लोनिंग वेक्टर को हिंदी में बोलते हैं क्लोनिंग वाहक, क्लोनिंग वाहक या संवाहक। इस जीन की कॉपी बनानी है तो अपने को एक क्लोनिंग वेक्टर चाहिए
जिसे अपने बोलते हैं क्लोनिंग वाहक। अब इस जीन को इस क्लोनिंग वाहक के डीएनए से ऐड करेंगे, और जब ये क्लोनिंग वाहक का डीएनए कॉपी बनाएगा तो ये जो अपना जीन है उसके साथ में कॉपी बनाएगा। अब इस क्लोनिंग वेक्टर के रूप में अपने जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं जैसे प्लाज्मिड, दूसरा हो गया कोस्मिड, या अपने जिसे यूज करते हैं जो बैक्टीरियोफेज होता है उसको, बैक्टीरियोफेज को भी एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज किया जाता है। जो पॉपुलर अपने पास जो क्लोनिंग वेक्टर है वो ज्यादातर प्लाज्मिड होता है। अब ये प्लाज्मिड क्या होता है, ये बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा जो है वो डीएनए होता है जो इस बैक्टीरिया के लिए या जो भी बैक्टीरिया है इसके अंदर उसके लिए ये वृद्धि या जनन वगैरह किसी भी चीज के लिए जरूरी नहीं होता। ये बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है, ये बैक्टीरिया होता है उसका ये मेन डीएनए, और उसके अंदर एक सर्कुलर शेप में एक्स्ट्रा डीएनए पड़ा रहता है जिसको अपने प्लाज्मिड बोलते हैं। इस प्लाज्मिड का उपयोग अपने क्लोनिंग वेक्टर के लिए कर लेते हैं। अब इस प्लाज्मिड का उपयोग कैसे करेंगे, सबसे पहले तो अपने ये जो टारगेट जीन होती है, जिस जीन की अपने को कॉपी बनानी है उसे बोलते हैं टारगेट जीन। टारगेट जीन या हिंदी में बोलते हैं इसको वांछित जीन, जिसे अपने जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन क्लोनिंग के लिए यूज करते हैं उसे बोला जाता है टारगेट जीन या वांछित जीन। सबसे पहले तो इसे अपने डीएनए से इसको अलग करेंगे। मान लेते हैं कि ये वो जीन है जिसे अपने कॉपी बनानी, तो इस जीन को सबसे पहले तो अलग किया जाता है। अब इस जीन को इस क्लोनिंग वेक्टर के डीएनए से जोड़ना है। इस क्लोनिंग वेक्टर के डीएनए से ये जो प्लाज्मिड है इसको यहाँ पे कट लगाया जाता है और इस जीन के इस भाग को यहाँ जोड़ दिया जाता है। अब ये जो नया डीएनए बना है, दो डीएनए मिलाकर हमने एक नया डीएनए बनाया। ये जीव का जो मुख्य डीएनए है उसके अंदर हमने बाहर से कुछ डीएनए जोड़ा है। इस जोड़ने की प्रोसेस के बाद जो अपने पास नया डीएनए बना है उसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योज डीएनए। यानी कि किसी भी जीव के मुख्य डीएनए में अगर हम कोई बाहरी डीएनए जोड़ते हैं तो जो अपने पास नया डीएनए बनता है उसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में वो जीव का मुख्य डीएनए भी होगा और ये अपने जो बाहर से जीन डाला है वो भी होगा। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने एक प्रपोसी कोशिका यानी कि होस्ट सेल में डाला जाता है जिसमें ये कॉपियां बनाएगा। अब कॉपियां क्यों बनाएगा, क्योंकि ये जो है इसे एक मीडियम की जरूरत होती है, मतलब माध्यम की जरूरत होती है जिसमें ये कॉपी बनाए। तो अब अपने इसके लिए एक होस्ट सेल जरूरी होती है। होस्ट सेल क्यों जरूरी है, क्योंकि उसे एक मीडियम चाहिए जिसके अंदर ये रेप्लिकेशन कर सके। तो ज्यादातर अपने जो ये प्रपोसी कोशिका यूज करते हैं वो बैक्टीरिया की यूज की जाती है। अब बैक्टीरिया की क्यों यूज की जाती है, यानी कि जीवाणु। अब इस बैक्टीरिया की जो प्रपोसी कोशिका के रूप में क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि अपने को जो ये डीएनए प्राप्त हुआ है इसकी कॉपियां अपने को जल्दी बनानी है, कम टाइम में ज्यादा कॉपियां बनानी है। तो ये जीवाणु कोशिका होती है वो ऐसी कोशिका होती है जो लगभग 20 या 22 मिनट के अंदर एक बार विभाजन शो करती है। और जो अपने ह्यूमंस की जो कोशिका होती है, मनुष्य की जो कोशिका होती है वो 24 घंटे में एक बार विभाजित होती है। तो अपने इसको बैक्टीरिया की कोशिका यूज करते हैं जो 20 मिनट में विभाजन दर्शाती है और अपने को कम टाइम में ज्यादा कॉपियां मिलेगी। तो ये तो हुई थोड़ी सी इसकी जो है वो इंफॉर्मेशन। अब जब इसकी कॉपियां बनेंगी तो इनको हम कॉपियों को अलग करेंगे। इन कॉपीज को अलग करके अपने जिस भी जीव के अंदर या जिस भी ऑर्गन के अंदर इनको डालना है जिनको वो डालेंगे और उसकी फिर वो रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, उसकी अभिव्यक्ति देखेंगे कि किस प्रकार की बनी है। तो ये है उसका ओवरव्यू बायोटेक्नोलॉजी का। अब हम एक एक चीज देखेंगे कि ये जो प्लाज्मिड का डीएनए हमने काटा वो किस एंजाइम की सहायता से काटा जाता है, इसको काटने के बाद इसको जोड़ता कौन है, ये सारा कुछ अपने पढ़ेंगे इन बायोटेक्नोलॉजी के चरणों में, जो अपने को अगली